Kiran Negi, and for today we are going to study a topic from electrochemistry. Before that we have studied the 5 topic from electrochemistry. This is the 6th topic from electrochemistry, and that is conductance of electrolytic solution. Conductance of electrolytic solution. So टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं. जिसके अंदर टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग जान लेते हैं. वो दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और एक कंडक्टेंस है. तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है. सो आप लोगों ने क्या इलेक्ट्रोलाइट वर्ड सुना है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो मैं अगर एक सिंपल डेफिनेशन कहूँ इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो किसी पोलर सॉल्वेंट में, कंडीशन है ये पोलर सॉल्वेंट ही होना चाहिए, किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर ऑपोजिट चार्ज के आयंस में टूट जाते हैं. ऐसे केमिकल या हम सब्सटेंस को क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कह रहे हैं. और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह देंगे. है ना, सिंपल. सो इलेक्ट्रोलाइट्स कोई एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में? ऐसा कौन करता है जिसको पोलर सॉल्वेंट समझ रहे हो ना, जिसके अंदर खुद ही चार्ज हो, लाइक वाटर के अंदर दो चार्ज पहले से प्रेजेंट होते हैं, प्लस और माइनस, H+ और OH-. अगर मैंने इसके अंदर NaCl को डाल दिया, सोडियम क्लोराइड को, तो क्या करता है? Na+ और Cl- में टूट जाता है. यानी Na+ एक तरह का क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया. क्या हो गया? एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट हो गया. क्लियर हो गई बात? सो इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी हमें पता चल गया. क्या आप लोग कंडक्टेंस को जानते हो? कंडक्टेंस क्या होता है? बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं. कंडक्टेंस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी या हीट, थर्मल को क्या कर सकता है? पास कर सकता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. राइट, यही हम कंडक्टेंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं. उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं. यहाँ पे अब हम लोग बड़ी क्लास में है तो उसकी डेफिनेशन को हम ज्यादा एक्यूरेट पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन भी ऐसी होनी चाहिए. तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? वो अमाउंट या वो डिग्री किसका? हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का जो किसी सबस्टेंस के थ्रू पास हो पाए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. इस प्रोसेस को कंडक्टेंस कह देते हैं. क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल लोहे की रॉड है. लोहे की रॉड को अगर हम एक साइड से गर्म करें तो दूसरी साइड क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है. या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को टच करवाओ एक एंड पे, तो दूसरे एंड पे अगर आपने पकड़ा है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या, वो झटका लगेगा. तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई. तो ये जो रॉड है, ये लोहे की रॉड है, इसको तो हम लोग कंडक्टर कहेंगे. लेकिन कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस अमाउंट को कंडक्टेंस कहेंगे. ठीक है, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं G से, कैपिटल G से. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई. तो कंडक्टेंस हमें समझ में आ गया. कंडक्टेंस दो टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करवाए और एक थर्मल यानी हीट को. लेकिन हमारे पास हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होना, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किसी गिवन सबस्टेंस से, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. हमारे लिए यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है, एक मटेरियल या एक सबस्टेंस कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है खुद से, वो उसका क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस कहलाएगा. और अब पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस क्या होता है? सुना है इसका नाम कभी? सुना होगा, क्लास 10th में भी है आप लोगों के पास ये. सो रेसिस्टेंस को हम कहें तो कैसे समझाएं? क्या है ये चीज रेसिस्टेंस? जो वर्ड बना है वो बना है रेसिस्ट से. सो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से. और अगर हम इसको कंडक्टेंस के थ्रू समझाएं तो कंडक्टेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है. अगर हम फॉर्मूले से देखें दैट R इक्वल्स टू क्या होता है? 1/G, यानी G का इनवर्स होता है रेसिस्टेंस. तो यानी इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं ये इसका जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं कंडक्टेंस के ऑपोजिट घूम रहा होगा. सो कंडक्टेंस क्या होता है? कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. राइट, रेसिस्टेंस जो होता है इसका ऑपोजिट होता है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये एक तरह का ऑपोजिंग फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा होता है. रेसिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अवरोध, रोक रहा है. अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को रोकेगा तो उसका कंडक्टेंस तो घटेगा. इसलिए रेसिस्टेंस जस्ट ऑपोजिट होता है इसके कंडक्टेंस की. क्लियर हो गई बात? तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन मैं बोलती हूँ, दैट इज द अपोजिंग फोर्स विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल, द अपोजिंग फोर्स विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस.
और इसको मैंने बताया कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पहला फॉर्मूला तो हो गया 1/g, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसका एक नया फॉर्मूला डिराइव करें या इसका नया फॉर्मूला देखें तो हम लोग कहाँ से डिराइव करेंगे उसको, स्टार्टिंग में आया कहाँ से था, ओम्स लॉ से, तो हम इसको ओम्स लॉ से देखते हैं। सो ओम्स लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर हो गई बात। V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा। इस केस में इस कांस्टेंट को कह देते हैं R, दैट इज V इक्वल्स टू IR, या RI बोल सकते हो आप लोग। सो R क्या है, रेसिस्टेंस, यही से आया हमारे पास रेसिस्टेंस। अगर हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई I, V अपॉन I, ठीक है। ये हो गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग रेसिस्टेंस के यूनिट देख सकते हैं। यूनिट पहला तो होता है ओम, क्योंकि ओम्स लॉ से डिराइव होता है, तो ओम जो होता है इसका यूनिट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको V अपॉन I के फॉर्म में देखें तो हम इसको वोल्ट अपॉन एम्पियर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग किलोग्राम, मीटर और सेकेंड के फॉर्म में भी ला सकते हैं, कुछ इस तरह से। हमने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखा है, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I, और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, W फॉर वर्क, Q फॉर चार्ज। W का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलाम। अब हम जानते हैं दैट जूल इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग देखो। इससे हमारे पास जूल का सिंपल किलोग्राम मीटर सेकेंड में यूनिट निकल के आता है, जो कि इक्वल टू होता है किसके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी जूल की यूनिट हो गई। हम अब कूलाम का देखते हैं, तो कूलाम चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, तो इससे हमारे पास आएगा यूनिट कूलाम की एम्पियर सेकेंड। क्या आएगा, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड ये पुट करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स, और इसमें साथ में आएगा सेकेंड का माइनस क्यूब, सेकेंड का माइनस क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं आपको SEC लिखना है, सेकेंड यानी S या SEC। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया, इसको हम लोग रेसिस्टेंस पे रखेंगे और I की जगह पे हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किलोग्राम के फॉर्म में लिख देना है, और I का क्या होता है, एम्पियर। तो क्या हो जाएगा हमारी यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर -2 सेकेंड माइनस क्यू, ये यूनिट हो गई रेसिस्टेंस की। ये था यूनिट किसका, रेसिस्टेंस का। यहाँ से हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट भी देख सकते हैं। तो अगर हम ओम के फॉर्म में देखें तो G यानी कंडक्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्योंकि 1/R होता है। और इसी ओम इनवर्स को एक वर्ड दिया गया दैट इज कॉल्ड साइमन, SIEMEN, साइमन। यस, साइमन जो होता है वो यूनिट होती है इस तरह से कंडक्टेंस की। क्लियर हो गया। तो जो रेसिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर के लिए वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक उसकी लेंथ पे, ठीक है, लेंथ के ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा करता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसके ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह से R इक्वल्स टू R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होता है। जब इसका हम प्रोपोर्शनल उठाते हैं तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो रेसिस्टेंस के केस में रो होता है, रो जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेशल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो कई बात, जो रो होता है जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन के आया है, इसको हम लोग स्पेशल रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। इस तरह से रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। क्लियर हुआ, ओम मीटर इसकी यूनिट हो गई। अब जो ये IUPAC है ना, इस कंफ्यूजन को कि स्पेशल रेसिस्टेंस कहें या रेसिस्टिविटी कहें, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक ही सिंगल टर्म इसको यूज करने के लिए कहा, दैट इज रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे आगे भी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है उसको हम लोग कह देते हैं कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से, इसको कप्पा बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से रेसिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से रेसिस्टिविटी यानी स्पेशल रेसिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, के कप्पा यानी कंडक्टिविटी, जो कि स्पेशल कंडक्टेंस भी कहलाता है। बट सेम वही IUPAC ने ये कहा कि हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करें, स्पेशल
कंडक्टेंस नहीं यूज करके कंडक्टिविटी यूज करें, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/ρ यानी L/RA। L/RA इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि रो का जस्ट ऑपोजिट है। यूनिट क्या आएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट जो होगी वो रेसिस्टिविटी की जस्ट इनवर्स होगी। रेसिस्टिविटी का क्या होता है ओम मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं साइमन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जगह साइमन पर मीटर, किसका यूनिट कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी को आगे भी हमने बहुत देखना है, सो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कंडक्टिविटी जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, किसी भी सबस्टेंस के अंदर कंडक्टेंस को नापने के लिए भी हम यूज करते हैं। अगर हमें किसी मटेरियल को देखना है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है, तो उसके कंडक्टिविटी को ही नापा जाता है। सो कंडक्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है पहले किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि कौन सा मटेरियल आपने लिया है एज एन कंडक्टर, उस पे, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर पे। ठीक है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जो मटेरियल वर्ड यूज किया ना हमने इसमें, किसमें, अभी जो मैंने कहा था नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसमें जो मटेरियल है ना ये जो होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। किसके बेसिस पे, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। पहला कंडक्टर, सुना ही होगा नाम, तो ऐसा मटेरियल या सबस्टेंस जिससे अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो पा रहा है। इसके एग्जाम्पल मेटल होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एलॉयज भी होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल में। दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, पहले इससे तीसरा पढ़ लेता है फिर सेमी कंडक्टर को मैं समझाती हूँ। तीसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी जो बिल्कुल भी कोई अमाउंट में हीट को खुद से पास नहीं होने देते, उसको क्या कह देते हैं हम इंसुलेटर। और सो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जैसे ग्लास हो गया या सिरेमिक या उसके डिराइव्ड जो होते हैं सबस्टेंस होते हैं, ये जो होते हैं बिल्कुल भी खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप वुड भी ले सकते हो, लकड़ी से बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ग्लास, तो इसका एग्जाम्पल है ग्लास और सिरेमिक या उससे बनने वाले सबस्टेंस। इसके अलावा घर में हमारे एग्जाम्पल वुड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता खुद से बिल्कुल भी। इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं, क्या है, एक तरह के इंसुलेटर है। थर्ड जो सेकंड में था सेमी कंडक्टर, नेक्स्ट और है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर ऐसा सबस्टेंस या मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी या जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं किस अमाउंट में, कंडक्टर से तो कम करते हैं, इंसुलेटर से भी ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि इंसुलेटर बिल्कुल नहीं करता। तो एक मीडियम कंडक्टिविटी शो करने वाले जो सबस्टेंस होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं सेमी कंडक्टर। तो इसमें ज्यादातर डोप्ड एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें सिलिकॉन आता है, डोप्ड सिलिकॉन, डोप्ड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन जो होता है सिंपली भी क्या होता है एक तरह का सेमी कंडक्टर ही होता है, जिसका बहुत सारा यूज है, सिलिकॉन इंडस्ट्री है पूरी एक तरह से। तो ये 3 मटेरियल है जो क्या होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि मेटल और एलॉयज थे, कंडक्टर थे, इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होगी, सेमी की मीडियम होगी, इंसुलेटर की बहुत ही कम होगी। ये चार्ट आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर से भी ऊपर यानी सुपर, ठीक है। सुपर कंडक्टर यानी कंडक्टर से भी ऊपर जिनकी कंडक्टिविटी होती है उनको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर, यानी कंडक्टर से ऊपर यानी सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो ये नाम से पता चल रहा है बहुत अच्छी खासी इनकी कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी को जो हटाता है, कम करता है, उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इनके केस में क्या होता होगा कि जिनकी रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जो हम बोल सकते हैं जीरो रेसिस्टिविटी होती है इनकी, तभी तो ये सुपर बनेंगे, क्योंकि कम तो उनकी भी होती है मेटल की। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं सुपर कंडक्टर जिनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है जीरो के इक्वल होती है। और इसके अलावा इनको हम लोग कहते हैं इनका कंडक्टेंस जो है इनफाइनाइट होता है, अनंत, खतरनाक ही होता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टर के अंदर डालेंगे। तो क्या ये रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं या एक इमेजिनेशन है? सो मटेरियल कुछ कंडीशन में से शो करते हैं, जैसे मेटल और एलॉयज जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे, जो कि 0 केल्विन के इक्वल होता है, उस टाइम पे बहुत ही हाई कंडक्टिविटी रखते हैं, यानी इस टाइम पे सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ सिरेमिक प्रोडक्ट जो है और मिक्स ऑक्साइड थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ये कंडीशन शो करते हैं, यानी 0 रेसिस्टिविटी का, और ये होता है अराउंड 150 केल्विन से हाई, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सुपर कंडक्टिविटी एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि कुछ कंडक्टर्स की एक कंडीशन है, ठीक है, जो टेम्परेचर की कंडीशन है जहां पे उनकी कंडक्टिविटी इतनी हाई हो जाती है। क्लियर हो गया ये चीज?
सो अब जो हमारा नया टॉपिक है ये है मेटालिक कंडक्टेंस, या इसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, यानी इसमें कहीं ना कहीं मेटल और इलेक्ट्रॉन्स का रोल है। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट, कि जो मेटल होता है इसकी कंडक्टिविटी खतरनाक होती है, हाई होती है, ठीक है। तो ऐसा क्या है इसमें कि इसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई होती है, या इसका कंडक्टेंस इतना अच्छा खासा होता होगा? सोचा आपने कभी? एनी आंसर? यस। सो मेटल में जो होते हैं ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जानते हो आप लोग, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, यानी इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हेल्प करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। सो इनके थ्रू होने वाला कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहलाता है, या इसको हम लोग मेटल के अंदर हो रहा है तो मेटालिक कंडक्टेंस कह देते हैं। ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ मेटल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। दूसरा, ये डिपेंड करता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, हर एक मेटल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक जो कंडक्टेंस होता है ये डिक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ, यानी मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर से, जिसका मतलब है टेम्परेचर कम होगा तो मेटालिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर मेटालिक कंडक्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सो इन चीजों पे हम ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस देखेंगे। सो अब हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। शुरू भी यहीं से करेंगे, खत्म भी यहीं पे करेंगे। सो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को समझेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हेल्प से। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो हमने देखा था, पोलर सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को हम डाल देंगे। क्लियर है ये चीज? तो सो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर होता है चार्ज। सो चार्ज के कारण यहाँ जो होती है इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। तो चार्ज का क्या फर्क पड़ रहा है वो देखो। तो पोलर सॉल्वेंट लिया मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, वाटर के अंदर 2 चार्ज होते हैं, H+ और OH-। ये तो क्लियर है। H+ और OH- का कंसंट्रेशन पहले से जो होता है वाटर के अंदर डिफाइन होता है, दैट इज वाटर के अंदर पहले से डिफाइन होता है, दैट इज 10⁻⁻7 मोलर, है ना। अब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे। सो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से जो होगा चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड होने से पोलर सॉल्वेंट का कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गई? अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इसमें पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट का क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सॉल्वेंट में जाके इन्होंने टूटना है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं फटाफट से टूट जाते हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसके कारण कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। वीक है जैसे एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं? पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसोशिएट तो होंगे लेकिन इनको टाइम लगेगा डिसोशिएट होने में, आसान से नहीं, एकदम से नहीं टूटते मतलब। तो इनके कारण जो है कंडक्टेंस इतना तेजी से नहीं बढ़ता है। सो दूसरा जो होता है वो है साइज ऑफ आयंस पे और उनके सॉल्वेशन पे, कितना अच्छे से वो क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहे हैं। जो चौथा होता है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट भी इस पे डिसाइड करेगा कितना अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि उसके जब चार्ज ऑपोजिट होंगे तो वो वाले इलेक्ट्रोलाइट को भी एकदम तेजी से क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। सो चौथा जो होता है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जाएगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगा। फिफ्थ जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और एक क्वेश्चन भी आता है इससे, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर का क्या रोल होगा? व्हाट डू यू थिंक? तो टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता के जाती हूँ दैट टेम्परेचर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हमने मेटालिक में देखा था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ऐसा क्या है इसमें कि मेटालिक के कंडक्टेंस को तो घटा रहा है टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटालिक कंडक्टेंस तो घटेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो बढ़ रहा है। आपको मुझे आंसर देना है कि ऐसा क्यों होता है, कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो बढ़ता है लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस घटता है। वाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो या मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।